हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रेरण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के होमवर्क सीरीज के तहत अंतिम वीडियो, जिसमें कुल 50 प्रश्नों का संग्रहण किया गया है। इस 50 प्रश्नों का उत्तर यहां पे दिया जाएगा। डेली वे में चलते हुए ये है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अंतिम वीडियो। यहाँ से ये समाप्त हो गया है और इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला शुरू की गई है। तो सभी दोस्तों से उम्मीद है कि आप इस होमवर्क सीरीज से जुड़ें और इससे लाभ उठाएं। इस होमवर्क सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं और हमारे होमवर्क सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने तैयारी को एक नया राह दे सकते हैं। थोड़ा मैं पहले ये बता दूं कि आप हमारे होमवर्क सीरीज़ से कैसे जुड़ेंगे, उसके बाद आते हैं इन प्रश्नों की ओर। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप हमारे होमवर्क सीरीज़ से कैसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम प्रोग्राम से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च बटन में जाना है। ये आपका सर्च बटन है। इसमें सर्च में जा करके आपको एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ लिखना है। यहाँ पे आपको एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ लिखना है और जैसे ही एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ लिख करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल आपको दिखाई देगा। अब जैसे ही ये चैनल दिखाई देगा आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपको इसमें दिखने लगेंगे। अभी जो होमवर्क सीरीज चल रहे हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। जैसे होमवर्क सीरीज में अभी हम लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास प्रारंभ हुआ है। इसमें आज सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर दिया गया है और इस टास्क के तहत जो है जितने भी वीडियो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो प्रोवाइड किए गए हैं और शाम में लगभग 9 से 10 के बीच में जो है इसके प्रश्न दिए जाते हैं, ताकि उस प्रश्नों को बना करके आप जांच कर सकें कि कितना अच्छा आपने तैयारी किया है। तो ये एवरीडे होमवर्क सीरीज़ के रूप में चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल निःशुल्क चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो पॉलिटी और आधुनिक भारत के होमवर्क सीरीज़ समाप्त हो चुके हैं, उसके आप अगर पीडीएफ और उसके वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कल का जो चैप्टर था उसका पीडीएफ है। इसके अलावा पीछे जाएंगे तो जितने भी पीडीएफ आपको अवेलेबल हैं वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप अगर होमवर्क सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के आप जुड़ सकते हैं और एडुटेरिया के किसी भी नए प्रोग्राम को यहाँ से आप आसानी से जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। आइए अब हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस संबंध में दो प्रश्न आते हैं, प्रस्तावना की भाषा और दूसरा आता है प्रस्तावना का विचार। तो प्रस्तावना का विचार जो है वो यूएसए से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ प्रश्न विचार से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि यूएसए ऑप्शन में नहीं है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को यह आदेश कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पर कार्य न करें, यह किस रीट के अंतर्गत आता है? तो 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। यह रीट जिसमें वह अपने निचले न्यायालय को यह आदेश जारी करता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कहलाता है उत्प्रेषण। तो यह उत्प्रेषण रीट के अंतर्गत आता है, जो कि मौलिक अधिकार चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें दो सूची दिए गए हैं जिनके सही मिलान करने हैं। एक तरफ इसमें दिया गया है कि विभिन्न सूची और दूसरी तरफ दिए गए हैं विभिन्न विषय। आते हैं केंद्र सूची के अंतर्गत। तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जनगणना केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राज्य सूची की बात करें तो पुलिस प्रशासन और सार्वजनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन करना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जबकि वैसे कार्य क्षेत्र जिनका विभाजन नहीं किया गया है वो अवशिष्ट के अंतर्गत आते हैं और केंद्र की ही देखरेख में होते हैं। इस प्रकार से अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही सुमेल कीजिएगा तो ऑप्शन 3 अर्थात 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 इसका सही उत्तर है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। अर्थात प्रश्न ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन लोग करते हैं? ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें निर्वाचित नहीं बल्कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। बी है राज्यसभा के और राज्य विधान सभाओं के सदस्य। ये भी गलत है।
ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और ऑप्शन डी है राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के क्रम में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए, पहला है यह व्यवस्था अनुच्छेद 40 में वर्णित है। तो पंचायती राज के संबंध में पहली बार जो अनुच्छेद दिखता है वो है आर्टिकल 40, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के गठन के संबंध में वर्णन किया गया है। दूसरा है 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों के विषयों का उल्लेख किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पंचायतों के जो 29 कार्य क्षेत्र हैं उसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में ही मिलता है। तीसरा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भी सही है कि 73 संविधान संशोधन 1992 में इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ऑप्शन डी है इस व्यवस्था में महिलाओं हेतु 50% सीटें आरक्षित की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो आरक्षित किया गया है वो 33.33 अर्थात 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है, जो इसके संबंध में सही नहीं है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो विधायी शक्ति जो विधायिका से संबंधित है उस शक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये शामिल है। संसद का संबोधन करने की शक्ति यह भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। संसद का सत्र बुलाना एवं सत्रावसान करना ये भी विधायी शक्ति का ही पार्ट है। और इसके अलावा लोकसभा को आर्टिकल 85 के तहत भंग करना भी विधायी शक्ति के ही अंतर्गत है। अर्थात ये चारों ही उसके विधायी शक्ति हैं। इस प्रकार इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो उनके विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ये सभी जो है सही है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई इसका सही उत्तर होगा। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर कथन के सत्य की जांच करें तो पहला है उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रपति की तरह ही होते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अलग अलग होते हैं। उपराष्ट्रपति का मौजूदा वेतन 4,50,000 है, ये भी गलत है, 4 लाख वेतन है। राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें सामान्यतः वोटिंग का अधिकार है, ये भी गलत है, वो राज्यसभा में सामान्यतः वोटिंग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, यह केवल मत बराबरी की स्थिति में ही राज्यसभा में मतदान कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। जब निर्णायक मत की बारी आती है तभी वह राज्यसभा में मतदान कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सामान्यतः मत नहीं देने का अधिकार है, बल्कि मत बराबरी की स्थिति में ही उन्हें मत देने का अधिकार है। इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी होगा। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। चौथी अनुसूची, 5वीं, 11वीं, 12वीं। तो विभिन्न जो अनुसूची दी गई हैं इसमें 5वीं अनुसूची ऐसी है जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा 4 विशेष राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी होगा। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं 330, 331, 332 और 333। ये चारों ही आरक्षण से संबंधित है। राज्य में अगर बात करें तो राज्य विधानसभा में 332 और 333 के अंतर्गत किया जाता है, जबकि 332 में जो है सामान्य आरक्षण और 333 में जो है वो एंग्लो इंडियन सदस्य के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। जबकि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के संबंध में प्रावधान 331 में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आर्टिकल 333 है। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 10वें प्रश्न की ओर। 10वें प्रश्न में आपको एक तरफ दिए गए हैं विभिन्न अनुच्छेद और दूसरी तरफ दिए गए हैं राष्ट्रपति से जुड़ी हुई शक्तियाँ। तो आइए इसे मिलान करते हैं। सबसे पहले है महाभियोग की शक्ति। तो महाभियोग की शक्ति आर्टिकल 61 में वर्णित की गई है, जबकि क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में वर्णित की गई है। इसके अलावा लोकसभा को विघटन करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 85 के तहत वर्णित है और आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके अलावा आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेने की शक्ति का वर्णन किया गया है।
तो इस प्रकार से अगर आप इस सुमेल को देखेंगे तो इस प्रकार से सही कूट आप चुन सकते हैं और इसमें से सही कूट आप चुन करके उसे आंसर के रूप में चुन सकते हैं। आइए आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर कराया जाता है। तो पंचायतों के लिए जो चुनाव अवधि तय की गई है वो 5 वर्ष तय की गई है। महिला आरक्षण 1/3 है, बिल्कुल सही। चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है, ये भी सही है। अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था 35% है, ये बिल्कुल गलत है और यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए वहाँ के जनसंख्या अनुपात के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 35% कोई रेट फिक्स आंकड़ा नहीं है। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। भारत की संचित निधि से धन निकासी हेतु किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के संचित निधि में से धन निकालने के लिए 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक, जिसका वर्णन संविधान में पूर्व से ही किया गया है, जैसे राष्ट्रपति आदि के वेतन संविधान में संचित निधि से ही मिलेंगे, ये पहले से तय है। और दूसरा होता है संसद का अनुमोदन। यदि संसद द्वारा यह अनुमोदित कर दिया जाता है कि ये पैसे निकाले जा सकते हैं संचित निधि से, तभी उसको निकाला जाता है। और ऑप्शन में अगर देखें तो संसद नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ई और इसका सही उत्तर होगा संसद। संसद के स्वीकृति के बाद ही कोई धन संचित निधि से निकाला जाता है। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? तो बात करें तो लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति। तो लोकसभा से लिए जाने वाले सभी सदस्य प्राक्कलन समिति में के होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों से होते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो प्राक्कलन समिति है, इसे आप याद रखेंगे। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यानी भारतीय जो व्यवस्था है और अमेरिकी जो व्यवस्था है दोनों में ही समान रूप से हो। तो न्यायपालिका की द्वैतता, यानी राज्यों का अपना न्यायालय और केंद्र का अपना न्यायालय, तो बिल्कुल नहीं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और यह इसका विभाजन नहीं हुआ है। दूसरा है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो संविधान के निर्वचन से तात्पर्य होता है संविधान की व्याख्या करने के संबंध में। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में संविधान की व्याख्या जो है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा ही की जाती है और अमेरिका में भी संविधान की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा ही की जाती है। आगे देखते हैं एक ही नागरिकता। ये गलत है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान की 3 सूचियों का प्रावधान केवल भारत में है, अमेरिका में नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जो संवैधानिक सरकार यह है, संवैधानिक सरकार के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला पॉइंट है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यानी राज्य के हित को बढ़ाने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर दे, क्या वह संवैधानिक सरकार है? तो ये नहीं। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा दे, उसको हम लोग संवैधानिक सरकार की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक के तहत जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हालांकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन पहली बैठक में अध्यक्ष के रूप में इन्हें ही चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 17वें प्रश्न की ओर। निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले व लोकसभा से सदस्यों की संख्या की वृद्धि करने से संबंधित है? अर्थात वैसा संविधान संशोधन जो निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो है वो सदस्यों की संख्या से संबंधित रहा है। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों पर संसद में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है?
आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हो या नीति निर्देशक तत्व, इन सभी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद को यह अधिकार कैसे मिलते हैं? तो किसी आर्टिकल के तहत मिलते हैं। उसी प्रकार से मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 35 के तहत प्राप्त है। उसी तरह से नागरिकता में 11 आर्टिकल के तहत जो है नागरिकता में किसी भी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि 18 का आंसर होगा E35 आर्टिकल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं संघ और राज्यों के बीच के संबंध, राज्यों के मध्य के संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। एक संघीय राज्य का मतलब होता है केंद्र और राज्य की बातें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बातें। ऐसे में कई तरह की चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जैसे संघ और राज्य भी उपलब्ध होते हैं, राज्यों के बीच भी संबंध होते हैं, समन्वय बनाने के लिए अलग अलग तंत्र बनाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कई ऐसी मीटिंग आयोजित की जाती हैं, कई ऐसी परिषदें बनाई जाती हैं जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा विवादों को सुलझाने के लिए कुछ बोर्ड का गठन किया जाता है एवं न्यायपालिका का सहारा लिया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4 सभी संघीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? भारत को जो है नीति निर्देशक तत्वों के तहत कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। ऐसे में कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? केवल कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, गलत। दूसरा है सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रदान करना, गलत। तीसरा है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। जो कल्याणकारी राज्य का वास्तविक अर्थ होता है वो ये होता है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, और इसी उद्देश्य के तहत जो है भारत सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन डी है केवल अल्पसंख्यकों का कल्याण करना, ये भी गलत है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है, 20 का सी। 21वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो भारत में अगर राजनीतिक व्यवस्था देखें तो उसके कई लक्षण दिखाई देते हैं, आइए देखते हैं। पहला, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। भारत को जो है डेमोक्रेटिक स्टेट और रिपब्लिक स्टेट दोनों के रूप में जाना जाता है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो बिल्कुल सही। संसदीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर देखने को मिलती है। सर्वोच्चता सत्ता भारत की जनता में निहित है, तो आप संविधान के पहले ही लाइन हम भारत के लोग से यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन डी यानी चौथा, भारत में एकात्मक रूप की सरकार होती है, ये गलत है क्योंकि भारत जो है एक संघीय प्रकृति वाला देश है, एकात्मक देश नहीं है। ऐसे में इसका सही उत्तर 1, 2 और 3 है। इस प्रकार से आप इसका चयन कर सकते हैं। ऑप्शन सी 21 का सही उत्तर है। आइए 22वें प्रश्न की ओर आते हैं। 22वां प्रश्न है, किस विवाद के तहत मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया था? कई बार ये विवाद उठ करके सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है या नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। इस संबंध में जब न्यायपालिका का निर्णय आया तो मिनर्वा मिल्स वाद में यह निर्णय आया था कि दोनों के बीच संतुलन है, दोनों में से कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो भारत सरकार के जो प्रमुख विधि संबंधी सलाहकार या परामर्शदाता होते हैं उसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी के रूप में जानते हैं। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जब भी संबंधित विवाद होते हैं तो इसका निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और यह किस शक्ति के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, परामर्शीय अधिकारिता के अंतर्गत, रीट अधिकारिता के अंतर्गत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल अधिकारिता के अंतर्गत, अर्थात राज्य एवं राज्यों के बीच या केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निपटाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता के अंतर्गत प्राप्त है। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं?
तो भारत में संसदीय प्रणाली है, इसके कई विशेषताएं उभर करके सामने आती है। जैसे पहला, बहुमत वाले दल की सत्ता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नेतृत्वकर्ता होते हैं। उच्च निम्न सदन का विघटन, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। तो विधायिका के समक्ष ही कार्यपालिका की जवाबदेही होती है। आप पढ़े होंगे कि मंत्री परिषद जो होता है वो संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन 3 जो दिखाई दे रहा है, उच्च निम्न सदन का विघटन, ये गलत है, क्योंकि केवल निम्न सदन अर्थात लोकसभा का विघटन होता है, उच्च सदन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इस प्रकार से 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। 1, 2 एवं 4 संसदीय प्रणाली से जुड़े हुए व्यवस्थाओं को सही रूप में प्रदर्शित करते हैं। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था किसकी देन है? तो भारत में संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है और यह संघीय व्यवस्था भारत के द्वारा अपनाया गया है कनाडा के संविधान से, जो कि आपने भारत के विभिन्न स्रोत के संबंध में पढ़ा होगा, संविधान के स्रोत, और वहाँ पे आपको सही उत्तर मिलेंगे। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ विषय और यहाँ पे उससे जुड़े हुए भाग एवं आर्टिकल। नए राज्यों का प्रवेश, तो भारत में नए राज्यों का प्रवेश जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निहित होते हैं, जबकि नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित किया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जबकि प्रशासनिक अधिकरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में वर्णित है। इस प्रकार से अगर इसका सही सुमेल करेंगे तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत में विभिन्न प्रकार के जो है अधिनियम लाए गए थे, उसी में भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत भारत में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारत में पहली बार अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वो 73 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके थ्रू जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन यहाँ संघीय न्यायालय की बात की जा रही है तो ये 1935 इसका सही उत्तर होगा। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्य होंगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। इस कथनों में अगर बात करें तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। वे निम्न सदन में बजट में नहीं बोल सकेंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि वो राज्यसभा से भले ही हो लेकिन उन्हें लोकसभा में बैठने बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य देंगे, ये भी गलत है, वो लोकसभा में आकर के बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ये है कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इसका कारण ये है कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री लोकसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उच्च सदन के सदस्य हैं, इसलिए वो केवल अपने राज्यसभा में ही वोट दे सकते हैं। यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में वो वोटिंग का अधिकार नहीं रख पाएंगे। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायत तथा नगर पालिका क्षेत्रों को क्रमशः कितने कार्य सौंपे गए हैं? अगर बात करें तो पंचायती व्यवस्था को 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं, जबकि 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए हैं नगर पालिका को। अगर बात करें ऑप्शन में तो ऑप्शन में कहीं भी ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। सही उत्तर याद रखेंगे, पंचायतों को 29 कार्य क्षेत्र जबकि नगर पालिका को 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए हैं। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? बात करें तो यह युक्ति जो है वो लागू होती है राष्ट्रपति पर, क्योंकि राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति होते हैं जिनको भारत में हम लोग प्रतिनिधित्व के रूप में सबसे ऊपर देखते हैं, लेकिन नेतृत्वकर्ता के रूप में हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर करके आते हैं। ऐसे में यह युक्ति राष्ट्रपति पर लागू होता है कि वह राष्ट्र के प्रतिनिधित्व तो करते हैं परंतु नेतृत्व नहीं करते। 32वें प्रश्न की ओर आते हैं।
निम्नलिखित संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो ये सभी प्रावधान जो है वो दिए गए हैं राज्य की नीति निर्देशक के तत्वों के अंतर्गत। उपयुक्त में से कौन गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? यानी आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं वो गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी विचारों से प्रेरित है। हमें केवल गांधीवादी विचारों को ही ढूंढना है। आइए, पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में, यह गांधीवादी विचार के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा है ग्राम पंचायतों का गठन, ये बिल्कुल गांधीवादी विचारों के अंतर्गत आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, यह भी गांधीवादी विचार के अंतर्गत आता है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, यह गांधीवादी विचार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से गांधीवादी विचार के अंतर्गत केवल 2 और 3 आते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो बात करें भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर बात करें कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऐसा है जो भारत के शासन व्यवस्था को संचालित करने में मदद करता है, तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि यह सरकार के मार्गदर्शन एवं उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है और सरकार को शासन संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसलिए इसका सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। अब आइए 34वें प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प पारित हो। आपने आर्टिकल 249 पढ़ा होगा, जिसमें राज्यसभा द्वारा पारित किसी विषय पर अगर कोई बहुमत पारित किया जाता है तो उस पर केंद्रीय स्तर से कानून बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। पहला है लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित करने पर, बिल्कुल गलत। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या में से कम 2/3 के तहत पारित करने पर, बिल्कुल गलत। तीसरा है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से पारित होने पर, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 249 के तहत कहा गया है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 सदस्यों के तहत बहुमत पारित करता है तो उस पर केंद्रीय स्तर से कानून बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी है राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लेने पर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर को प्रदर्शित करता है। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, तो दावा कर सकता है क्योंकि वह नागरिक है। और दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, ये भी दावा कर सकता है। तीसरा है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, बिल्कुल नहीं कर सकता है क्योंकि व्यापार और व्यवसाय के संबंध में उसे अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा संबंधी अधिकार का। तो इस प्रकार से कोई ब्रिटिश का नागरिक या कोई विदेशी नागरिक भारत में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार के संबंध में दावा तो कर सकता है, परंतु व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के संबंध में दावा नहीं कर सकता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें तथा इनका सही क्रम बताएं। आपको पता होगा कि भारतीय प्रस्तावना में इस प्रकार के शब्दों का एक समूह मिलता है, तो आपको इसको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जिसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, और प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो वर्ड आता है वो ऑप्शन 3 में आपको दिखाई दे रहा है। 3 सबसे पहले, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद आता है प्रजातांत्रिक। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला है संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना। तो जितने भी संसद के चुनाव होंगे या राज्य विधान मंडल के चुनाव होंगे ये करवाए जाते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा।
दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा या संस्तुति करना। और चौथा है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। बात करें इसके सही उत्तर का तो आइए कूट में देखते हैं। 1, 2, 3, सिर्फ 1 एवं 3, 1, 3 एवं 4, 1, 2 एवं 4। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी 1, 2 एवं 4। 3 क्यों सही नहीं है आइए देखते हैं। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने संबंधी संस्तुति जो है वह संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि निलंबित होते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित होते हैं। बिल्कुल गलत। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपातकालीन वो भी राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत जो है आपातकालीन स्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं। बिल्कुल गलत। तो इस प्रकार से ए, बी और डी गलत है और ऑप्शन सी सही है। आइए 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत से। तो नए राज्य बनाने के लिए आर्टिकल 3 का उपयोग किया जाता है, जबकि नए राज्यों के प्रवेश के लिए आर्टिकल 2 का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। नए राज्यों के सृजन के संबंध में विधेयक पारित होना चाहिए संसद में साधारण बहुमत से द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ये दोनों ही एक प्रकार के हो गए हैं। संसद में केवल 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा ही नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले जो है राज्यों से पूछा भी जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता है। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? पहला, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये उद्देश्य में मूल रूप से नहीं था। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये इसका सबसे मूल उद्देश्य माना जाता है नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का, कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। बिल्कुल गलत। इसका जो मूल उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो बात करते हैं कि संसदीय स्वरूप में क्या होते हैं कि संसद के कुछ अधिकार होते हैं और संसद के कुछ दायित्व होते हैं। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल गलत। यह नीति को निरंतरता प्रदान करते हैं और यह अधिक दक्ष होते हैं। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता और कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। तो जो कि सबसे सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर वो ये है कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यही इस संसदीय स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यही इसका सबसे प्रमुख लाभ होता है कि इसमें एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय भारतीय संविधान में 2 जगह देखने को मिलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, उद्देशिका और मूल अधिकार में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल उद्देशिका में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कि उद्देशिका में आर्थिक न्याय एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय संबंध में उपबंध दिखाई देते हैं। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो राष्ट्रपति को चुनने में भाग लेने वाले व्यक्तियों में अगर बात करें तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। गलत।
राज्य विधानमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, बिल्कुल गलत, राज्यपाल एवं उपराज्यपाल इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो बात करें 43वें के सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 और 3, अर्थात 2 और 3 ही इसका सही उत्तर है। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो इसमें होना चाहिए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। यहाँ सभी सदस्य दिए गए हैं, इसलिए यह ऑप्शन क्या है, गलत है। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। सूची में एक तरफ मूल अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है, तो आपको पता होगा कि मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है वो यूके से लिया गया है, और आपातकाल का उपबंध जर्मनी से लिया गया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उपबंध जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसमें भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत और उनके देश को सुमेलित करना है, तो ये आसानी से आप सुमेलित कर सकते हैं। आइए 45वें प्रश्न की ओर। इसमें कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और एक तरफ उन आर्टिकल से जुड़े हुए प्रावधान दिए गए हैं, इनको सुमेलित करें। आर्टिकल 76 आपको पता होगा कि महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 148 भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 75(1) केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इस प्रकार आसानी से इन आर्टिकल्स को आप सुमेलित कर सकते हैं। इसके संबंध में आपको वीडियो भी उपलब्ध है जिसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल के संबंध में बताया गया है। आते हैं अब 46वें प्रश्न की ओर। इसमें भी कुछ आर्टिकल और उन आर्टिकल के प्रावधान को दिया गया है, आइए इन्हें देखते हैं। आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यकों की भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 18 जो आर्टिकल है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये सभी आर्टिकल मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल आपको याद होंगे। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। 47वें प्रश्न में है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी। पहला है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। तो प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के तहत की गई थी, सही है। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण किए गए। तो बात करें तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1909 में मार्लेमेंटो सुधारों के तहत जो है पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के लिए की गई थी। इस प्रकार से इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है। केवल 1 और 3 जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। आते हैं आर्टिकल 48 के तहत, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना ये कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। और चौथा है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करने संबंधी कोई भी मौलिक कर्तव्य में नहीं रखा गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है जिसमें ये शामिल नहीं है, जबकि ये तीनों ही उसमें शामिल हैं। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। इसमें कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं तथा उस संविधान संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं। 31वां संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा में सीटों की संख्या से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था वह दल बदल संबंधी प्रावधानों से संबंधित है, जबकि 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इस प्रकार से आप आसानी से इन संविधान संशोधन और इनके प्रावधानों को सही सही सुमेलित कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 50वें प्रश्न की ओर। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आपको पता होगा आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं। आइए देखते हैं। यह सुझाव अपनी पहल पर दिया जाता है तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहा जाता है।
तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। बात करें इन सभी ऑप्शन में तो ऑप्शन बी सही है और अन्य सभी गलत है। यह सलाह तभी दिया जाता है जब राष्ट्रपति ऐसा करने को बोलते हैं, अर्थात राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत जब सलाह मांगते हैं तभी उच्चतम न्यायालय को सलाह उपलब्ध कराना होता है। वो अपने मन से या किसी विशेष मुद्दे पर अपने अधिकार के तहत जाकर के सलाह नहीं दे सकते हैं, केवल राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगने पर ही सलाह दे सकते हैं। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको मिल गए होंगे और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके आंसर की भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इन आंसर की से सही सही मिलान भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ऑनलाइन हमारा जो बीपीएससी 65 के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका दूसरा टेस्ट आज आयोजित हो चुका है। तो ये पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट आपको अवेलेबल है, कभी भी जा करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे साइट www.edutariatestseries.in पर आप विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इस हमारे टेस्ट सीरीज़ के प्रोग्राम को आप इससे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पीडीएफ आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।